श्री धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने का आपको मौका मिला। देखिए, मैंने इंजीनियरिंग करके पहले तो रिलायंस को ज्वाइन किया कि ही वांटेड अ यंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। वो मेरे को अपना तीसरा बेटा भी मानते थे, उनसे मेरे को सीखने को बहुत मिला। एक्चुअल फर्स्ट एम्बिशन था दैट आई वांटेड टू गो आउटसाइड इंडिया टू स्टडी। मेरी माँ डिडंट वांट मी टू गो। वो ये निर्णय लिया कि एक बार मैं एग्जाम दूंगा। उन्हें ये बोला था। देन मैं आईपीएस ऑफिसर बना। कभी जो अश्लील इमेजेस होती हैं लोगों की बना के उसको सर्कुलेट करते हैं, दे लुक जेन्युइन। एक साइट है, अगर आप उस साइट पे जाइए और आपकी कोई ऐसी इमेज सर्कुलेट हो रही है और उसको आप उसमें डालो तो जितने भी इंटरनेट के साइट्स हैं जहाँ पे वो शेयर होती है उसको वो हटा देती है वो साइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। That is not the real world, that is a virtual world. इसमें जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। फिशिंग मेरे विचार में सबसे खतरनाक साइबर क्राइम है। वो हजारों लाखों लोगों को एक ही टाइप से अटैक करेंगे। सारे तो नहीं फंसने, कुछ फंस जाएंगे, उनका काम बन जाएगा। माई ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सिस्टम। ओके। महानता केवल इस बात से तय नहीं होती है कि आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने अपने ज्ञान, अपने पद और अपने अनुभव से कितने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह पंक्ति केवल संघर्ष की नहीं बल्कि सही उद्देश्य के साथ किए गए संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। आज हमारे साथ के सम्मानीय अतिथि का जीवन इसी विचार का सजीव उदाहरण है। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल करियर नहीं बल्कि पूरी पहचान गढ़ देते हैं। एनआईटी त्रिची जैसे देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खुद श्री धीरू भाई अंबानी जी के साथ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में काम करने की। लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट सक्सेस से भी बड़ा एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें सूट की जगह यूनिफॉर्म थी, डेजिग्नेशन से ज्यादा जिम्मेदारी थी और सैलरी से कहीं ज्यादा देश सेवा का जुनून था। और इसी जुनून ने इन्हें 1991 बैच का आईपीएस ऑफिसर बना दिया। उसके बाद का सफर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का नहीं बल्कि इनोवेशन, लीडरशिप और पब्लिक सर्विस की एक मिसाल बन गया। एशिया के पहले पुलिस ऑफिसर जिन्हें साइबर सिक्योरिटी में डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 100 से भी अधिक काफी सालों से पेंडिंग पड़े कोल्ड मर्डर केसेस को सॉल्व करने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया और मध्य प्रदेश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन की शुरुआत भी की इन्हें। साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स की सुरक्षा को नए डायमेंशंस दिए और ब्लू पाम मिशन के माध्यम से 5000 से भी अधिक पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करके पुलिसिंग को एक नई सोच दी। दोस्तों, आज हम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर, मेंटोर और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से बात करने जा रहे हैं, जिनकी जर्नी हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की हिम्मत देती है। बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज श्री वरुण कपूर सर का। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर, पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने हमको वक्त दिया। सर, आज की ये कन्वर्सेशन सिर्फ आपके करियर या अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं रहेगी। हम कोशिश करेंगे आपकी जर्नी के उन पहलुओं को समझने की जो शायद लोगों ने पहले कभी ना सुना हो, वो एक्सपीरियंसेस, वो चैलेंजेस और वो लर्निंग्स जिन्होंने आपको आज एक बहुत अच्छा लीडर बनाया। सर, मुझे यकीन है कि आज की ये बातचीत सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं बल्कि हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए जेन्युइनली इंस्पायरिंग भी होगी। वंस अगेन सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच। सर, इंजीनियरिंग के बाद आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला कि आप खुद श्री धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने का आपको मौका मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो सर, ये कैसे हुआ और उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग करके पहले तो रिलायंस को ज्वाइन किया तो मैं उनके जो पाताल गंगा का उनका प्लांट है वहाँ पे मैं एज अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी काम करता था। उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे श्री धीरू भाई अंबानी, लेजेंडरी फिगर उस समय भी, और अब तो उनके चर्चे ही हैं, वो तो नहीं रहे इस दुनिया में। बट उन्होंने फिर शायद निर्णय लिया था कि ही वांटेड अ यंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और भी थे उनके पास, तो फिर उन्होंने सिलेक्शन के प्रोसेस में मेरे को चुना था। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं मात्र 22 साल का था एंड आई वर्कड विद हिम फॉर नियरली 2 years, 2 साल तक तब मैं था उनके साथ, 1.5 साल होगा। तो वो उसमें मेरा उनसे एक ऐसा रिश्ता बना और कि वो मेरे को अपना तीसरा बेटा भी मानते थे और उनसे मेरे को सीखने को बहुत मिला। एज आई सेड, ही इज़ अ लेजेंडरी फिगर बट ही वाज आल्सो अ ग्रेट मैन। उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने जो चेंजेस लाए इंडियन इंडस्ट्री में, जो शेयर मार्केट में जो सब कुछ किया, वो एक इतिहास बना। और वो खुद भी इतिहास पुरुष ही थे। उनके साथ जो मैं रहा 1.5 साल, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी जो मेरे को आगे आने वाले समय में भी काम आई। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट ऑल गुड थिंग्स एंड, and this also ended because I didn't want to continue to be working in a
प्राइवेट सेक्टर फॉर ऑल माई लाइफ, ऐसा मेरा एम्बिशन नहीं था। तो उसका भी अंत हुआ और मैं आगे बढ़ के अन्य चीज़ें करने लगा। So at that time when you were working with Reliance Industries, so everyone knows that it is a very prestigious society and a big company. Yeah. Then sir, what triggered you towards UPSC and services? It's very simple. I wanted to, as I said, मेरा कोई ऐसी एम्बिशन थी नहीं कि मैं वहीं पे रहूँ पूरे समय। तो मेरा एक्चुअल फर्स्ट एम्बिशन था दैट आई वांटेड टू गो आउटसाइड इंडिया टू स्टडी। तो मैंने अप्लाई भी किया था, GMAT का एग्ज़ाम भी दिया था, एंड मेरे को एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में फॉर MBA एडमिशन भी मिल गया था। आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉर्नेल है, हार्वर्ड है, मेरे फादर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेलो भी थे। तो आई हैड गॉट एडमिशंस इन वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड आई वाज ऑल रेडी टू गो अब्रॉड फॉर माय फ्यूचर स्टडीज़। बट मैं एक ही बेटा था, मेरी माँ डिडंट वांट मी टू गो, वो तो मैंने कई बार बोला भी है। तो माँ की जो इच्छा थी कि मैं इंडिया में रहूँ और वहाँ बाहर जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैं इंडिया में रह के क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ तो काम एक प्राइवेट सेक्टर में तो करना नहीं है मेरे को नौकरी ज़िंदगी भर, वो अब्रॉड मेरे को आप जाने नहीं देना चाहती हैं, तो फिर मैं व्हाट डू आई डू। तो शी गेव मी एन ऑप्शन दैट आप एग्ज़ाम दे दीजिए सिविल सर्विस का। मेरे फादर IAS ऑफिसर थे और उस समय MP के मुख्य सचिव थे वो। तो ऑफकोर्स आई ऑलवेज लुक्ड अप टू माई फादर। सभी लोग अपने फादर को अपना आइडल मानते हैं, तो मेरा भी आइडियल ही थे वो। तो मेरी इच्छा तो थी उनके जैसे बनने की, पर मैं करना नहीं चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी फर्दर। तो माँ ने जब बोला तो उनका दिल रखने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि एक बार मैं एग्ज़ाम दूंगा। उन्हें ये बोला था आ गया तो रह जाना, नहीं आए तो चले जाना। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने सिविल सर्विस दिया और मैं आया, और बड़ी लंबी कहानी है, बट देन मैं IPS ऑफिसर बना और मध्य प्रदेश का आर्डर मेरे को मिला क्योंकि मेरे माता पिता भी इधर ही थे। तो वो मेन उद्देश्य पूरा हुआ और मैं यहाँ रह गया। सर अब हम आपके एक और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात करेंगे। पूरे एशिया में साइबर सिक्योरिटी में डॉक्टरेट हासिल करने वाले आप एकमात्र पुलिस ऑफिसर हैं। तो सर सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आपने 2011 से ही साइबर सिक्योरिटी पर वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया था, और सर ये आपकी दूरदर्शिता को दर्शाता है, फोरसाइटेडनेस को। तो सर ये आइडिया आपको उस वक्त कैसे आया और आपने इतने बड़े खतरे को पहले से ही कैसे महसूस कर लिया? हेलो, हूँ तो आई एम अ पुलिस ऑफिसर बेसिकली, एंड अच्छा ऑफिसर वही होता है जो वर्तमान काम तो अच्छे से करे ही, आगे के बारे में भी प्लान करे, आगे के बारे में भी सोचे और तैयारी करे और आभास हो उसको। दैट इज़ अ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और इंटेलिजेंट हो तो फिर यू गेट मेनी सिग्नल्स। जिस क्षेत्र में भी आप काम करते होगे तो उस सिग्नल को लागू करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो पहली बात तो मैंने PhD एक नहीं, मैंने 2 PhD करी हैं, डबल PhD, एंड आई गॉट 2 DLITs ऑल्सो। तो 4 ऐसी जो अल्टीमेट डिग्रीज हैं मेरे पास हैं। तो इंडिया में तो क्या, मैं आई थिंक एशिया में तो वर्ल्ड में एक ही अधिकारी होगा जिसको इस पुलिस ऑफिसर होगा जिसको मिला है। तो वो तो एक बात है। दूसरी बात आपने जैसे बोला कैसे, तो उसका मेन कारण यह था कि आई वाज इन द फील्ड। उससे पहले DIG था, मैं SP था, IG था। तो मैंने ये नोटिस किया कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी उसका पुलिस में उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो एज अ रिज़ल्ट प्राइवेट लोगों को लाया जाता था और उनकी मदद लेके कई बार केसेस में सॉल्व किया जाता था। जैसे CDR एक होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, उस समय उसका एनालिसिस भी पुलिस अधिकारी नहीं कर पाते थे, तो प्राइवेट लोगों को ला के करवाते थे, फिर उसको यूज़ करते थे। तो वो एक बहुत बड़ा गैप मेरे को दिख रहा था उस समय। तो इट वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। तो जब मैं बाई चांस IG ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पोस्ट हुआ, जो उसका काम नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास, तो आई थॉट कि इसको अपन एक बार करके देखते हैं, बिकॉज इट वाज इमर्जिंग नीड दैट पुलिस शुड नो टेक्नोलॉजी, पुलिस शुड यूज टेक्नोलॉजी फॉर क्राइम डिटेक्शन प्रिवेंशन। तो उस मान से मैंने स्टार्ट किया था ये एक कोर्स अपने आप डिज़ाइन किया, ईमेल ट्रेसिंग का कोर्स था, और उसको अपने आप ही इम्प्लीमेंट किया। दो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब, बट फिर भी किया जस्ट फॉर अ न्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन टू आवर फोर्स। तो बस उससे वो स्टार्ट हुआ और फिर उसने एक बहुत बड़ा रूप लिया, फ्रॉम ओनली ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स से लेके फिर अब मेकिंग पब्लिक अवेयर। तो देखिए, क्राइम को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो 2 एंगल होते हैं उसके। एक है पुलिस जो है उस क्षेत्र की, वो दक्ष होनी चाहिए, इक्विप्ड होनी चाहिए उस टाइप के क्राइम को डील करने के लिए। उसका एक दूसरा एंगल भी होता है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो भी अवेयर होनी चाहिए उससे बचने के लिए। तो ये जब दोनों एंगल्स कंबाइन होते हैं तब कोई क्राइम अच्छे से कंट्रोल होता है। तो एक तो हमने करना स्टार्ट किया था, फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक पब्लिक अवेयर ऑल्सो। तो दैट ऑल्सो स्टार्टेड एज अ वेरी जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। एक स्कूल था एमरल्ड हाइट्स, उसका मैंने पहली बार हमने एक सेशन किया, मेरे संस्था में बच्चों को बुलाया और समझाया। स्टार्ट उससे हुआ था, फिर उसको बिकेम केप्ट ऑन एडिंग। तो अब तो 15 साल हो गए मेरे को करते हुए। मैं कई पदस्थापन
स्थापनाओं में रहा, बट वो मेरा पैशन बन गया, मिशन बन गया, तो मैं करता रहा और अभी भी करता हूँ। जी सर। सर अगर हम साइबर सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन की बात करें तो सर एट दैट टाइम हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000, अमेंडमेंट्स हुए 2008 में। उसके बाद आज हमारे पास आईटी एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट है, बीएनएस में भी कुछ प्रोविजन है, भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या आपको लगता है कि इन सारे लेजिस्लेशंस को एक सिंगल अम्ब्रेला में? वो तो है ही, वो तो ऑलवेज दैट गैप इज ऑलवेज देयर, वो तो मैं पहले भी बोलता था। एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम के विरुद्ध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम ऐसे हैं जो कवर नहीं होते किसी भी लेजिस्लेशन में जो एग्जिस्टिंग है। जैसे बड़ा इजी एग्जांपल है 66A बोल के एक सेक्शन होता था आईटी एक्ट में, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ उसको करार किए दिया और उसको फिर हटाया गया आईटी एक्ट से। बट एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ दी सेक्शन क्राइम्स लाइक साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग जो उसके अंतर्गत कवर होते थे टू सम एंगल, वो अब नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान विशेष स्पष्ट नहीं है। तो वो प्रॉब्लम तो है। तो आई थिंक टाइम इज़ देयर बिकॉज इट हैज़ बिकम सो बिग अ प्रॉब्लम। साइबर क्राइम बड़ा बहुत तेज़ी से है और अब बहुत ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन उसके संबंध में हो ताकि सारे टाइप ऑफ साइबर क्राइम कवर हो और इफेक्टिवली भी कवर हो। और आई एम श्योर भारत सरकार उसमें इज सीज्ड विद द मैटर और वो जल्द ही होएगा, बट इट इज़ रिक्वायरमेंट विच शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। सर हमारे भारत देश में काफ़ी सारे केसेस सुलझाने के लिए अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट होता है, एडीआर कोर्ट होता है, पॉक्सो कोर्ट होता है। तो सर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में साइबर कोर्ट्स की भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है? तो होगा, सीइंग द वॉल्यूम ऑफ साइबर क्राइम, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था तो करनी है। जी सर। कर ही रहे हैं। हर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसके सारे अंग उसके लिए अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो भी भविष्य में आएगा, आई एम श्योर ऑफ इट। बट मे बी बिकॉज उसका वॉल्यूम इतना है कि इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ क्राइम कि उसकी संख्या कम है तो आप एक स्पेशल कोर्ट बना के उससे डील कर सको। तो वो नॉर्मल कोर्ट से उससे डील करेंगे। स्पेशल कोर्ट या स्पेशल व्यवस्था बनाने का मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा विचार है अभी। सर So one of the prominent threat is artificial intelligence these days. Sir, it is tough, but it is as liberal also. Sir, I wanted to ask कि जैसे digital evidences होते हैं, तो ऑडियो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये कितने लिमिट तक, कितने एक्सटेंड तक फैब्रिकेट हो सकते हैं यूजिंग बाय यूज ऑफ एआई? देखिए, जो कोर्ट में प्रस्तुत होती है एविडेंस, दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक होते हैं जिनका पालन करना होता है। उसके बाद दैट एविडेंस इज एडमिसिबल। सो एआई जनरेटेड एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन अ सेंस बिकॉज इट कैन बी checked in any cyber lab and found to be manipulated, found to be doctored, found to be AI generated. तो वो तो कोर्ट में दाखिल करने से पहले इन सब चीज़ों को वैसे ही उसका प्रमाणीकरण होता है, उसके बाद ही आप एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। अदर देन दैट, जो सोसाइटी में, जो रील्स में, जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो जाते हैं कई बार चीज़ें जो एक्चुअली एआई जनरेटेड होती हैं, तो आप उसकी जांच करवाओगे लैब में तो सिद्ध हो जाएगा दैट दिस इज अ एआई जनरेटेड इमेज और एआई जनरेटेड वीडियो। बट उस समय तो स्पष्ट नहीं होता जब वो वायरल होता है। तो जो डैमेज वो करना होता है लोगों की प्रतिष्ठा को, लोगों की मानसिकता को, वो हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। बट देयर आर टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग अप जो इसको भी डील करने के लिए है। जैसे कभी जो अश्लील इमेजेस होती हैं लोगों की बना के उसको सर्कुलेट करते हैं, दे लुक जेन्युइन बट बाद में इट इज़ डॉक्टर्ड एंड एआई जनरेटेड। तो देयर इज़ जैसे एक वेबसाइट डेवलप हुई है NCII.org जिसमें नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस .org बोल के एक साइट है। अगर आप उस साइट पे जाइए और आपकी कोई ऐसी इमेज सर्कुलेट हो रही है और उसको आप उसमें डालो, तो जितने भी इंटरनेट के साइट्स हैं जहाँ पे वो शेयर होती है उसको वो हटा देती है वो साइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, जिससे लोगों की जो मान प्रतिष्ठा और वो सबको धक्का लगता था, उसको रोकने के लिए तरीका है। बट कोर्ट्स में जब आप प्रस्तुत करोगे तो उसको तो आप उसकी जाँच करके, उसके स्टैंडर्डाइज करके, उसके मानक तय करके फिर ही प्रस्तुत करोगे। और सर जैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या फिर ये सारी चीज़ें, कई बार लोग स्कैम करते हैं कॉल करके कि हम ये बोल रहे हैं, आवाज़ डब्ड हो जाती है चीज़ें। इज़ देयर एनी पैरामीटर टू, मतलब जनरल सिटीजन के लिए कुछ ऐसा? देयर इज अनफॉर्चुनेटली नो वे
to immediately know that what the call is coming, whether it's a fake call, hoax call. आपको ऐसी कोई तरीका नहीं है अभी उपलब्ध जो पता चल जाए इमीडिएटली. यस, सम सर्विसेज हैव स्टार्टेड स्पैम एंड ऑल, लिखा आता है उसमें, बट वो भी AI बेस्ड सिस्टम्स दे हैव डेवलप्ड. एयरटेल हैज एंड सम कंपनीज, बट वो कितना कारगर है वो जरूर वो उसका वो नहीं है. यू कैन नॉट बी श्योर बिकॉज सम आर देयर, सम न्यू नंबर से अगर कोई करने लग जाए तो फिर वो नहीं पकड़ पाता. तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आपको खुद को बचना है, क्योंकि साइबर क्राइम से बचाने के लिए आपको कोई नहीं है. प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम इज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. आप जितना सतर्क रहोगे, जितने आप जागरूक रहोगे, उतना ही आप साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हो. और कोई संस्था नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है एट प्रेजेंट जो प्रिवेंट कर सकती है साइबर क्राइम ऑन यू, एक्सेप्ट यू, है ना. बिकॉज हम ही गलत फ़ोन को उठा के सब चीज़ जानकारी दे देते हैं, हम ही गलत फाइल डाउनलोड करके अपनी डिवाइस को इन्फेक्ट कर देते हैं, हम ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके खतरा मोल ले लेते हैं. तो करते तो हम ही हैं, तो हमें कौन रोक सकता है. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे साथ 24 घंटे कोई बैठा रहे और मना करता रहे. ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो आपके और आपके डिवाइस के बीच में आ जाए और आपको गलती करने से रोक दे. तो कैसे करोगे आप ये? आप ही को करना है. और कैसे करना है कि यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट. You have to understand that is a different world. That is not the real world. That is a virtual world. इसमें जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है. yes, sir. असली दुनिया में जो दिखता है वो होता है, जो इसमें दिखता है वो नहीं होता है कभी कभी. अब वो मानसिकता कैसे आप बदलोगे? वो आप बदलोगे अवेयरनेस से, जागरूकता से. आप जानोगे, समझोगे, फिर उसको करोगे, है ना. एक चीज़ आपने जैसे नियम बना लिया कि मैं अननोन से कॉन्टैक्ट नहीं रखूंगा, मान लो, दिस इज वन वे ऑफ बीइंग सिक्योर, मान लो. तो देन आपको हर बार करना है. अननोन फ़ोन कॉल आपको उठाना है, बट कोई जानकारी नहीं देनी है. अगर आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेक इट अ रूल. अगर अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट है, आपको उसको नहीं एक्सेप्ट करना है. मे बी हार्मलेस, 99 आउट ऑफ 100 मे बी हार्मलेस, बट यू हैव टू मेक दैट मेंटालिटी. देन अगर अननोन लिंक आ रहा है तो आपको उसको क्लिक नहीं करना है, चाहे कुछ भी लिखा हो. आपको डराएंगे, आपको लालच देंगे. अननोन ईमेल आ रहा है तो आपको कोई अटैचमेंट नहीं डाउनलोड करना है. तो वेंस यू, ये अवेयरनेस की चीज़ें हैं. आपको एक बार ये अवेयरनेस आ गई, फिर आपको उसको करना है, और हर बार करना है. ऐसा नहीं है कि कभी कभी किया, कभी कभी नहीं किया. वो भी कोई सिक्योरिटी नहीं है. जीरो सिक्योरिटी. आई ऑलवेज से सिक्योरिटी इज अ हैबिट, इट्स नॉट अ चॉइस कि कभी किया कभी नहीं किया. घर से कभी बाहर गए, ताला लगा दिया, कभी उसको खुला छोड़ दिया. हम ऐसा थोड़ी करते हैं, हम हर बार ताला लगाते हैं. तो ये आदत बनानी पड़ेगी, ये मानसिकता बनानी पड़ेगी. ये अलग मानसिकता है असली दुनिया की. ये जब तक नहीं होगा तो आप आज नहीं तो कल किसी ना किसी गलती को कर बैठोगे और साइबर क्राइम के शिकार हो जाओगे. सर, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी 2025 में E0 FIR सिस्टम शुरू किया है, जिसमें सर 10 लाख रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड पे तुरंत FIR हो जाती है. लेकिन सर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये सिस्टम जो है हमारा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए है. तो सर क्या ऐसे में एक क्लास डिवाइड या फिर एक डिस्पैरिटी का कारण भी बनता है इसमें? देखिए, दे हैव टू, मेरे विचार में कहीं ना कहीं आपको उसका गंभीरता के मुताबिक एक्शन जरूरी है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट दोज पीपल हु आर वेरी रिच और हु आर वेरी वेल ऑफ, उन्हीं से 10 लाख रुपए जा रहे हैं. मैंने बहुत केसेस आपको बता दूं जो सामान्य व्यक्ति हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके साथ भी बड़े बड़ी राशि का फ्रॉड हो रहा है. तो ये लिमिट इसलिए बनाई गई है कि देन इट बिकम्स, अदरवाइज वॉल्यूम विल बिकम टू मच फॉर डायरेक्ट रजिस्ट्री. देयर इज ऑप्शन कि आपका वो साथ हुआ है, आप जाके अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं थ्रू 1930 cybercrime.gov.in और थ्रू द थाने पे विजिट करिए, जैसे भी करिए. वो ऑप्शन आपके पास है. बट जिसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ. एक ग्वालियर में एक रामकृष्ण मिशन का शाखा थी वहाँ पे. अब उसका एक मैनेजर है, एंड मैनेजर was also a साधक टाइप के थे वो. मतलब he was from the system, संस्था. तो वो उसको मैनेज करते थे. अब उनको डिजिटल अरेस्ट किया और उनको इतना डराया कि 26 दिन तक उस व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट रखा. 26 डेज, नॉट 26 आवर्स. और वो हिलता नहीं थे, वो इतना उनको डरा दिया था. वो जब जाते थे, उनका कभी बैंक में पैसा ही ट्रांसफ़र करने जाते थे, तब वो उनको ऐसा डराया था कि आपको हर घंटे हमें अपना लाइव लोकेशन शेयर करना है और अपना एक सेल्फी लेके भेजना है ताकि हम चेक कर सकें आप कहाँ हो. एंड ऑल जस्ट दैट वाज जस्ट साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स टू स्केयर. अब उस व्यक्ति ने उस 26 दिन में रामकृष्ण मिशन का जो अकाउंट था वहाँ से उसने 2.15 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र किए टू दीज क्रिमिनल्स. और वो उसका पैसा तो खुद के थे नहीं, इट वॉज संस्था का पैसा था.
पर उसने किया। अब he will not be obviously be a very rich corporate person who has done it, but he needs redress, immediate redress. तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं जो लोग 10 लाख से ऊपर मिडिल क्लास के लोग अपना हार्ड अर्न मनी गंवा बैठते हैं। तो आई थिंक इस सिस्टम का स्टार्ट करने के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड उसके बाद अगर ये आई थिंक चलेगा अच्छे से तो आई एम श्योर गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाएगी। सर, आप हमारी ऑडियंस को फिशिंग और स्केयरवेयर समझा सकते हैं या फिर मालवेयर? देखिए, फिशिंग इज पहले मैं स्केयरवेयर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पूरी जो डिजिटल दुनिया है वो सॉफ्टवेयर पे चलती है, सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। ओके, अब जो प्रोग्रामिंग सही होती है वो तो ठीक है, जो गलत प्रोग्रामिंग होती है उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ एडवेयर होते हैं, कुछ स्पाईवेयर होते हैं, इस प्रकार के कई होते हैं। एक होता है स्केयरवेयर विच इज डिजाइंड टू स्केयर द इंडिविजुअल हु रिसीव्स दैट। डरा के फिर क्या करना, डरा के फिर कुछ प्राप्त करना उससे। तो डराना मतलब फंसाना। हाँ, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फिशिंग अटैक। तो जैसे एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। एक क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, कई लोग मेरे से संपर्क, बिकॉज आई लाइक टू बी इन टच विद यंग पीपल एंड चिल्ड्रन, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो एटीट्यूड्स हैं वो मेरे को पता चलती रहती हैं, तो आई कैन हेल्प देम बेटर। तो इसीलिए देयर वाज मेनी पीपल आर इन कॉन्टैक्ट विद मी ऑल्सो। सारे तो नहीं है, एक व्यक्ति था, वो मेडिकल स्टूडेंट है, ताशकंद में पढ़ता है, वो इंडिया आया होगा, और उसने सुबह मेरे को इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर रहा था कि मेरे को प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम इन ट्रबल, ऐसे करके। मैंने देखा नहीं, तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने उसको वापस लिखा कि व्हाट हैपेंड। तो फिर उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा अपने टैबलेट का, और उसमें देयर वाज अ विंडो विच वाज ओपन, और वो उसमें पूरा एम्बलम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, मतलब इट वाज अ फिशिंग साइट ऑफ कोर्स। एंड उसमें कई चीज़ें लिखी थी कि आपने पोर्नोग्राफिक साइट विजिट करी है, इसलिए आपने धारा पता नहीं कौन सी लिख दी, इसका आपने उल्लंघन किया है, इसलिए आपके ऊपर 30,500 रुपीज़ का फाइन लगेगा। एंड फाइन देना है तो साइड में भी एक विंडो बनाई हुई थी उसी में, और उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल आप भरो और पे करो, तो वो भी सुविधा के लिए उधर ही है। और अगर आप नहीं पे करोगे विदिन 24 आवर्स लाइक दैट, आपका डेटा लॉक हो गया है, और अगर आप 24 घंटे में नहीं करोगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वाज रिटन। अब उसका वो जो स्केयरवेयर था वो क्योंकि उसमें जैसे आप पॉपअप हो गया, अब उसमें वो व्यक्ति अगर वो जो क्रॉस होता है साइन कोलैप्स करने का, अगर वो दबाएगा तो दैट विंडो विल नॉट कोलैप्स। इट इज डिजाइन लाइक दैट। अगर आप एस्केप बटन दबाते जाओगे तब भी वो नहीं जाएगी स्क्रीन से। तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे ही डिजाइंड है। अब उस पूरे डिवाइस को आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तब वो विंडो कोलैप्स हो जाएगी। बट पीपल डोंट रियलाइज दैट जैसे वो क्रॉस दबाएंगे या एस्केप दबाएंगे जाएगी नहीं, तो दे थिंक हमारा डेटा लॉक हो गया। अब वो है स्केयरवेयर, दैट इज टू स्केयर द पर्सन इनटू डूइंग व्हाट द क्रिमिनल वांट्स यू टू डू। तो स्केयरवेयर के ऐसे बहुत प्रकार होते हैं, है ना। अब फिशिंग जो आपने पूछा, फिशिंग मेरे विचार में सबसे खतरनाक साइबर क्राइम है। मैं साइबर क्राइम को 2 भागों में बांटता हूँ, टाइप ऑफ हाउ यू डू साइबर क्राइम। एक है टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम, कि जो अपराधी हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप पे साइबर क्राइम करते हैं, जैसे हैकिंग हुआ, स्किमिंग हुआ, स्पूफिंग हुआ, आपके DOS अटैक, DDoS अटैक, बहुत सारे होते हैं। इंटरनेट स्निफिंग होता है, राउटर पॉइजनिंग होता है। दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डू क्राइम ऑन इंडिविजुअल्स। समटाइम्स दिस क्राइम इज डन ऑन थर्ड पार्टीज, डायरेक्टली उस व्यक्ति पे भी नहीं होता है। जैसे आपका बैंक का सर्वर हैक हो गया, उधर से उन्होंने कई यूजर नेम और पासवर्ड निकाल लिए और आपका अकाउंट में पैसा निकाल लिया। उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो बैंक को सुरक्षा उपाय करने हैं, तो वो थर्ड पार्टी पे होते हैं। तो ये होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड। ये मेरे विचार में, आई हैव नॉट सीन अ स्टडी ऑफ दैट, और मैंने भी नहीं करी है, बट जो मैंने देखा है, अनुभव से मैं बता सकता हूँ, 10 से 15% जो साइबर क्राइम हो रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बट 80 to 85% जो साइबर क्राइम होता है आज की तारीख में, वो मैं दूसरे कैटेगरी में डालता हूँ, दैट इज फिशिंग बेस्ड। मतलब डायरेक्टली वो इंडिविजुअल को अटैक करते हैं और उससे फिर या तो पैसा प्राप्त करते हैं, 80% to 85 इन माय ओपिनियन। एंड उसके बहुत सारे प्रकार हैं। ईमेल से फिशिंग होती है, फोन से फिशिंग होती है, जैसे विशिंग बोलते हैं, SMS से होती है, सोशल मीडिया पोस्ट से होती है, QR कोड से होती है, देयर आर मेनी मीन्स, बट दे आर बेसिकली फिशिंग अटैक्स। फिशिंग का मतलब होता है फंसाना। जैसे मछुआरा मच्छी फंसाता है, वैसे ही एक मच्छी फंसती है उसकी जो कांटा फेंकता है, हजारों मछलियां निकलती हैं और उसका काम हो जाता है। ऐसी फिशिंग अटैक में भी वो हजारों लाखों लोगों को एक ही टाइप से अटैक करेंगे, सारे तो नहीं फंसने, कुछ फंस जाएंगे, उनका काम बन जाएगा। सो फिशिंग इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ साइबर क्राइम बिकॉज इट इज सो बिग इन वॉल्यूम
ये सारे जितने भी है ना, डिजिटल अरेस्ट एंड ऑल दिस काइंड आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स, है ना, बिकॉज तो उससे लड़ना, उससे बचना सबसे बड़ा समाधान होता है साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने के लिए। जी सर। सर अगर हम ऑफेंडर्स की बात करते हैं तो आपने दोनों देखे हैं, कन्वेंशनल ऑफेंडर्स भी, साइबर ऑफेंडर्स भी। सर क्या डिफरेंस होता है उनकी माइंड साइकोलॉजी में? क्या उनका माइंड बिल्डअप होता है? डू दे आर सेम और दे आर नॉट? देखिए, क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल माइंड इज अ सेम। क्रिमिनल माइंड मीन्स आइदर प्रॉफिट के लिए करते हैं या फिर रिवेंज, जेलसी उसके लिए होती है। तो क्रिमिनल माइंड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। सम आर क्राइम ऑफ पैशन, सम आर बॉडी क्राइम, सम आर प्रॉपर्टी क्राइम्स। तो वैसे ही साइबर क्राइम में कुछ प्रॉपर्टी क्राइम्स होते हैं, धन दौलत के लिए वो करते हैं। कुछ बॉडी क्राइम वो तो हो नहीं सकता बिकॉज वर्चुअल, बट इट इज़ लीडिंग टू बॉडी क्राइम्स, लाइक देयर आर मेनी मर्डर्स जो हो जाते हैं आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम साइबर स्पेस, मेनी सुसाइड्स हैपन, मेनी किडनैपिंग्स हैपन। सो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम साइबर स्पेस एंडिंग इन द रियल वर्ल्ड क्राइम। बट तो क्रिमिनल मेंटालिटी तो सेम होती है मेरे विचार में, बट main difference is that a criminal is generally based with society, and these people are sometimes just normal people who commit crime because they see it is so easy to do. अपने घर बैठे करना है, कहीं जाना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, कोई आपको हथियार नहीं चाहिए, कोई आपको हिम्मत भी नहीं चाहिए वैसी कि आप गलियों में जाके किसी को कट्टा दिखा के उससे लूटपाट कर रहे हो। तो यू डोंट नीड दैट करेज, दुस्साहस जिसे बोलते हैं। यू डोंट नीड दैट ब्रेवरी, रॉन्ग टाइप ऑफ ब्रेवरी। यू डोंट नीड एनी, घर में बैठ के करना है। तो कहीं इसीलिए कई ऐसे सामान्य लोग होते हैं जो अदरवाइज शायद क्रिमिनल ना बने, बट क्योंकि इतना इजी होता है इसको करना, घर बैठे बैठे करना है और प्रॉफिट्स बहुत सारे हैं, तो उसमें कई लोग संलग्न हो जाते हैं जस्ट फॉर द ग्रीड, लालच के लिए। बट वो एग्जैक्टली क्रिमिनल्स होते नहीं हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी देख के वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, बिकॉज देन आदत पड़ जाती है आपको गलत काम करने की, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बोलते हैं पहली बार किसी का जो व्यक्ति गोली चलाता है किसी को हत्या करने के लिए, तो इट इज द फर्स्ट टाइम इन विच यू हैव मेनी डाउट्स। वंस यू डू इट देन यू इट इज दैट, वो लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है, तो फिर आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आप स्कूल में देखो, जैसे बच्चे होते हैं, है ना, बच्चेपन से भी अगर आप देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दैट्स व्हाई स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर, घर में प्रॉपर केयर। कुछ बच्चे मैंने देखा है जाके पेंसिल उठाते हैं किसी दूसरे की, है ना, पहली बार उठाते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत एप्रीहेंशन होती है, पर एक बार हो गया और दे गेट अवे विद इट, तो फिर दूसरी बार उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो तो करने लग जाते हैं। वो जब तक उन पर ठीक मॉनिटरिंग ना हो, उनको अगर उनको रोका जाए तब फिर ज़िंदगी भर वो शायद नहीं करते। पर अगर आप उसका ठीक से मॉनिटरिंग ना हो उस बच्चे का और उसको गाइडेंस ना मिले, तो वो एक टाइप से चोरी बन जाता है, यू नो। सो दैट फर्स्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बढ़ावा मिल जाता है उस चीज़ से, उसको लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू एंड इजीएस्ट। बिल्कुल। सर आज के टाइम पे एक डेली रिटर्न स्कैम बहुत चल रहा है, मतलब आप उसमें बोला जाता है फ्रॉडस्टर के द्वारा कि आप डेली आप एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी आप हमको दे दीजिए और हम उसका आपको डेली 1000 रुपीज के अराउंड हम आपको रिटर्न करेंगे। तो सर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो वेबसाइट ही बंद हो जाती है और जब वो जो इन्वेस्टर होता है जो उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो पलट कर देखता है तो वेबसाइट बंद है और वहाँ पे बाकी कुछ नहीं छूटता है। और सर जब स्कैमर्स जो स्कैम करते हैं उनसे हम वो लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, तो वो बोलते हैं कि आपका पैसा इलीगल था, ये सही नहीं था। तो सर ऐसे में उन विक्टिम्स को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, दिस इज अनदर काइंड ऑफ फिशिंग अटैक ही है। फंसाने का तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, शेयर्स का फ्रॉड होता है, इसी प्रकार से। तो उसमें वंस एक बार एक बचना सबसे अच्छी चीज़ है, पर अगर आप बचे नहीं और जाके फंस गए उसमें, तो फिर आपके पास क्या विकल्प है रिपोर्ट के अलावा? यू विल हैव टू गो एंड रिपोर्ट टू दी अथॉरिटी जो भी संबंधित है, एंड ट्राई एंड सी दैट इट गेट सॉल्व्ड। तो उसमें और कोई विकल्प रहता नहीं है, बट उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फिशिंग अटैक मैंने आपको बताया, आप कैसे पहचानोगे कि कोई चीज़ फिशिंग अटैक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखिए, तो उसके लिए देयर इज़ नो कि कोई कॉल आ रहा है तो उसमें लिखा आएगा कि ये फिशिंग कॉल है, या कोई फेक साइट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा तो उसमें लिखा होगा ये फेक साइट है। ऐसा कोई तरीका नहीं है अभी तो इसीलिए
2 लक्षण होते हैं उसके, जो मैं लोगों को भी बताता हूँ कि अगली बार अगर आपको ये 2 लक्षण दिखे तो आपको सतर्क हो जाना है। जरूरी नहीं है कि वो वही है, फिशिंग अटैक है, बट इट कैन बी। सो वंस इट इज, देन व्हाट यू हैव टू डू, दैट आई विल टेल लेटर। बट सबसे पहले वो लक्षण क्या है? पहला है कि आपको वो डराएंगे, किसी ना किसी रूप से डर दिखाएंगे कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपने पार्सल बुक किया, उस पार्सल में ड्रग्स हैं। ये सारे क्लासिक अटैक्स हैं और हो चुके हैं। आपके बिजली का बिल आपने पे नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, छोटा डर है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है क्योंकि आपने KYC नहीं कराया, समथिंग लाइक दैट। तो वो छोटा डर हो या बड़ा डर हो, पर वो डराने का प्रयास करते हैं। तो जब व्यक्ति डर जाता है तो फिर वो इरेशनल बिहेवियर करता है, मतलब बिना सोचे समझे, और वही वो चाहते हैं। तो पहला लक्षण तो वो है। तो अगली बार वो फोन कॉल आए या अगली बार वो SMS आए या ईमेल आए जिसमें डराने का कोई कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। द सेकंड सिम्टम इज, आप सब जानते ही होंगे, इज लालच, कि आपको लालच देके फंसाएंगे। घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते, इस टाइप के वो बनाते हैं और लोग फंस जाते हैं लालच में आके। तो ये 2 चीज़ें जब आपको दिखें, मैंने जैसे बोला उस फोन कॉल में, SMS में, ईमेल में, सोशल मीडिया पोस्ट में, तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। फिर आपको क्या करना है, उसका भी 2 स्टेज प्रोटोकॉल है, वो मैंने अपने अनुभव से बनाया है। बड़ा मुश्किल है करना, बट अगर आपको करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले है दैट आपको वर्चुअल दुनिया में अननोन से संपर्क नहीं रखना है। दैट इज अ बेसिक टेनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन वर्चुअल स्पेस अकॉर्डिंग टू मी। अननोन मीन्स नो कॉन्टैक्ट एंड एवरी टाइम। अननोन फोन कॉल, एज आई सेड, जैसे मैंने आपको बता दी है वो चीज़ें, तो अननोन से कॉन्टैक्ट नहीं रखना, पहला फेज। सेकंड भी है उसका एक प्रोटोकॉल, वो है कि ये वर्चुअल दुनिया है, इसमें दिखता कभी कभी है, वो होता नहीं है। तो अगर जाना पहचाना भी लगे तब भी आपको उसको वेरीफाई करना है। बिना वेरीफाई करे अगर आप आगे बढ़े तो फिर वो अनजान से दोस्ती के बराबर है। जैसे मेरे प्रोफाइल से मेरी आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, तो फोटो तो मेरा ही होगा, नाम भी मेरा ही होगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी मेरा प्रोफाइल, है ना। तो आपने फोटो देख के और नाम देख के अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसके संपर्क में आ गए तो फिर आपने गलती कर दी। तो आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए। तो वेरिफिकेशन मीन्स अगर आप मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो तो वैसे ही आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपको मेरे से पूछना चाहिए कि आपने मेरे को भेजा है। मेरे को आते रहते हैं ऐसे लोग, ये आपका प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल बनते रहते हैं, तो उसको मैंने फिर बोलता हूँ नहीं, मेरा नहीं है, तो आप बच गए क्योंकि आपने वेरीफाई कर लिया। नहीं तो आप संपर्क में आ जाते तो वो तो आपके साथ अपराध करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो आपके साथ दोस्ती करने के लिए थोड़ी भेज रहा है मेरे आधार पे। तो यू हैव टू डू दैट 2 स्टेज, नो कॉन्टैक्ट विद अननोन, एंड इवन इफ इट अपीयर्स नोन यू हैव टू वेरीफाई। अगर आप ये 2 चीज़ें करोगे तब आप फिशिंग से बेहतर ढंग से बचोगे। जी सर। Sir, when we talk about Black Ribbon Initiative, Yes. which you took to educate thousands of citizens about cyber safety, despite holding your senior leadership position, so what made you do that and interact directly? I have told that before, that people's awareness is very important for preventing crime and cyber crime especially, because prevention is in the hands of the people only. So how do you make people aware? Is through sessions, physical, digital. तो फिजिकल सेशंस सबसे इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज आपको उनको साथ में आप बता सकते हो, उनको केस स्टडी बता सकते हो, उनको एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। डिजिटल इज़ मोर रेजिमेंटेड, मतलब एक आपने बताया, अपने भाषण दिया और ख़त्म। तो दोज काइंड ऑफ सेशंस फिर मैंने स्टार्ट किए। उसका फिर मैंने नाम दिया ब्लैक रिबन इनिशिएटिव, बिकॉज रिबन जो होता है दैट इज़ प्रतीक ऑफ सिक्योरिटी। जैसे रेड रिबन जो होता है दैट इज फॉर अगेंस्ट कैंसर अवेयरनेस, है ना। देन देयर इज अ पिंक रिबन दैट इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो वैसे ही मैंने चुना ब्लैक रिबन फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो स्टार्टेड लाइक दैट, बट अब तो मैं बहुत सेशंस कर चुका हूँ। मैंने 840 तो मैंने ब्लैक रिबन में ही किए हैं, एंड पूरे देश में भी किए हैं, पूरी दुनिया में किए हैं। मैं 7 देशों में जा चुका हूँ सेशन देने के लिए। मलेशिया में गया हूँ, मैं जापान गया हूँ, हांगकॉन्ग गया हूँ, आई हैव गॉन टू UK, सो मेनी प्लेसेस दी सेशंस, प्लस इंडिया में हर स्टेट में। और भी मेरे बड़े इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मैंने सेशंस करे हैं, ट्रेनिंग सेशंस करे हैं। तो मैंने हज़ारों सेशंस दिए हैं, एंड इसीलिए लोगों तक संदेश पहुंचाया है। जो ब्लैक रिबन में ही मेरे पास डेटा है उसका, तो 10.5 से 11 लाख लोग मैं डायरेक्टली एड्रेस कर चुका हूं। तो
बहुत बड़ा वो फिगर है। और मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति को अगर, जैसे मैंने किसी को बोला तो वो बच्चा है सपोज स्कूल का, तो वो जब सुनेगा तो अपने माता पिता को भी कुछ जाके बताएगा, इफ़ ही इज़ लाइकिंग व्हाट आई हैव सेड। तो मैंने तो उसको अवेयर किया, उसके साथ साथ उसकी फैमिली अवेयर हो गई, तो 4-5 लोग, तो इट बिकम्स अ ह्यूज नंबर। फिर भी इट इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन, पर वो एक बहुत अच्छा प्रयास था। मैं जैसे गया था सूरत में, टेडेक्स टॉक भी करता हूँ, तो सूरत में मेरी एक टेडेक्स टॉक थी, तो वहाँ पे मैंने फिशिंग के ऊपर ही बोला था। उसके बाद जब मेरा सेशन, जो मेरा टॉक खत्म हुआ, तो एक यंग लड़की मेरे पास आई, शी वाज अराउंड 22-24 साल की थी वो बच्ची। तो शी टोल्ड मी वन थिंग व्हिच आई फेल्ट, तो अभी तक याद है। शी सेड, सर आई विश मैंने आपकी बात जो आपने आज बताई मैंने 15 दिन पहले सुन ली होती, क्योंकि मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे ही अटैक हुआ और मैं फंस गई और मेरे पैसे चले गए, और अगर मैंने ये सुना होता तो ऑब्वियसली मैं बच जाती। तो अवेयरनेस का ये रोल होता है, जस्ट वन पर्सन, यस सर, बट देन इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। अगर आपकी डिजिटल रीच बहुत होती है, तो उस बच्ची ने जो बोला वो मेरे को अभी तक याद है कि अगर मैंने सुन लिया होता तो मैं बच गई होती, विच इज़ ट्रू। अगर वो सुन लेती तो सेम चीज़ उसके साथ हुई थी, मे बी लिटिल डिफरेंट, बट थी, कॉन्सेप्ट वही था, तो शी वुड हैव बीन सेव्ड। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी नेसेसरी थिंग कि आप लोगों तक जितना, तो मैं इसलिए करता रहता हूँ कि जितना तक संदेश पहुँच जाए, जितने लोग बच जाएं, आई थिंक वो हमारे लिए एक पॉजिटिव, बहुत पुण्य का काम है इन अ वे। यस सर। सर साइबर क्राइम से रिलेटेड बस हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर आजकल डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट स्कैम जैसे क्राइम्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, तो सर इनका कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया के कुछ बड़े कंपाउंड से भी मिलता है, जैसे कि हमारा म्यांमार, कंबोडिया और लाओस हो गए। तो सर यहाँ पर एक पूरा मिलिटराइज्ड नेटवर्क हो जाता है, और सर काफ़ी तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं इसको। हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के लिए बनी हुई होती हैं। तो सर जब असली मास्टरमाइंड सर्वर और चुराया हुआ पैसा हमारा देश के बाहर है और हमारी लीगल या फिर डिप्लोमेटिक कंट्रोल है वो देश के अंदर सीमित है, तो सर साइबर क्रिमिनल्स को सच में पकड़ने में क्या दिक्कतें आती है ऐसे में? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, इट कंबाइंस मेनी थिंग्स। एक तो डेटा लोकलाइजेशन जैसे बोलते हैं, हाँ, वो है एक जुरिस्डिक्शनल इफेक्ट है कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उसका भी साइबर क्राइम पे इफेक्ट नहीं रहता, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने पूछ लिए, बट हाँ, बाहर रह के इंडिया में लोग क्राइम करते हैं, पहले से ही करते आए हैं। नाइजीरियन स्कैम बोल के होता था शुरू में, जब ये साइबर क्राइम चालू हो रहा था तब नाइजीरियन स्कैम ईमेल के माध्यम से होते थे, नाइजीरिया में बैठे बैठे करते थे वो। दे वर द पायोनियर्स इन साइबर क्राइम इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल साइबर क्राइम। अब तो सभी लोग, हमारे देश में ही बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं। और नाइजीरियन स्कैम ये होता था, ईमेल से एक ईमेल आता था, उसमें आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मेरी माँ बीमार है, मेरा ये है, आप पैसा दे दो, लाइक दैट। तो कई लोग दे भी देते थे, तो स्टार्टेड विद दैट। बट उसके बाद ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ क्राइम फ्रॉम ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स हैव स्टार्टेड। इंडिया में भी कॉल सेंटर्स हैव बीन कॉट, जो इंडिया में रह के यूएस में क्राइम करते थे। एक शैगी, आई थिंक उसका नाम था, ही वॉज अ वेरी यंग 19 या 20 ईयर ओल्ड बॉय। वो अहमदाबाद या गुजरात का था। वो वहाँ इंडिया, उसने एक पूरा कॉल सेंटर्स बनाए हुए थे इंडिया में, मुंबई में एंड गुजरात में। यहाँ से वो IRS बन के कॉल करते थे, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो होती है वहाँ पे यूएस की, और लोगों को धमकाते थे कि आपका ये पैसा रह गया, अभी आने वाले हैं टैक्स व्हाटएवर, और लोग देते थे पैसे। तो वो भी इंडिया से भी बाहर करते हैं, बाहर से भी इंडिया में करते हैं। तो दिस रैकेट्स आर गोइंग ऑन मेनी प्लेसेस। अब दूसरा एस्पेक्ट इज डेटा लोकलाइजेशन, जो आपने बोला कि हमारा डेटा सर्वर्स, इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए, बिकॉज आपका डेटा, जो ये बड़े सोशल मीडिया के जो जायंट्स हैं, IT सेक्टर के जो हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, जो भी है, मेटा हो, उनका सारा डेटा इंडिया में नहीं रखते, वो सर्वर इंडिया में नहीं है, तो उनका सर्वर सब US में जहाँ भी है। तो our laws don't लागू नहीं होते on the data in these social media platforms. Indian laws are not applicable. They function according to the US laws. अब US laws are different from Indian laws. Standards are different. तो हम कुछ डेटा मांगते हैं, कोई तो एक तो विलम्ब होता है, और दूसरा फिर कभी वो नहीं भी देते हैं because it does not comply with their legal position. तो localization is a very big issue and it should be done, ताकि the investigative process and detective process becomes faster and लॉज लागू हो जाए इन पे, इंडियन लॉज। तो उसमें ऑब्वियसली दिस
control will be better, as well as the detection and investigation की speed will be faster. तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है. अब third is international, जो बाहर बैठे बैठे करते हैं उनको कैसे डील करना, that's another problem, because उसमें MLATs आते हैं, mutual legal aid treaties and extradition treaties होती हैं. जिन देश के साथ है आपका, उनमें तो फिर भी आप थोड़ा फास्टर गति से कर सकते हो, बट ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें इंडिया का ऐसी ट्रीटीज नहीं है, तो फिर आपको उस कोर्ट्स के माध्यम से सीबीआई को भेजो, सीबीआई कोर्ट से वो हो जाता है, फिर उनके नोडल एजेंसी इंटरपोल के माध्यम से. सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्लो एंड इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव. तो जो मैं सोच सकता हूँ वो जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वैसे ही एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंट्रीज शुड बी फॉर्म्ड. तो कि एंड थ्रू दैट दिस काइंड ऑफ आपको जो अरेस्ट करनी है, जो आपको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके थ्रू राउट करो ताकि इट बिकम्स फास्टर एंड पॉसिबल. तो वो एक संस्था बनना बहुत जरूरी है. आई एम श्योर पीपल मस्ट बी कंसिडरिंग इट, बिकॉज एवरीवन मस्ट बी अंडरगोइंग दिस प्रॉब्लम. ऑल कंट्रीज आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन दिस मैटर. वो जब संस्था बनेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और तो उसके माध्यम से फिर ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी और थोड़ा फास्टर होंगी और इफेक्टिव हो जाएगी पुलिसिंग इन द साइबर स्पेस. सर ये तो हो गई साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम की बात. सर अब हम एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपके हिसाब से एक असली लीडर की क्या पहचान होती है? लीडर जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें. लीडरशिप की क्वालिटीज़ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, बट इट डिपेंड्स ऑन लीडर टू लीडर. जी, आई डोंट थिंक देर इज एनी, बहुत सारी थ्योरीज हैं लीडरशिप की, एंड दोज थ्योरीज में कुछ दम भी होगा, बट फैक्ट्स भी होंगे, मस्ट बी राइट ऑल्सो. बट एक थ्योरी बना देना कि ये लीडरशिप थ्योरी है और अगर आप ऐसा करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, आई डोंट बिलीव इट. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन पीपल, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. बट जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, मैं आई एम अ पुलिस ऑफिसर बेसिकली, पर मेरा बहुत सारा पब्लिक डीलिंग है, मेनी स्फीयर आउटसाइड पुलिस ऑल्सो. तो जो मैंने नोटिस किया है, टू बी अ गुड लीडर, द बेस्ट क्वालिटी इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल. यस सर, है ना. दैट इज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो कनिष्ठ लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको भी करना चाहिए और करना पड़ेगा. तब आप एक उदाहरण सेट कर सकते हो और फिर आप उनसे उसकी अपेक्षा कर सकते हो कि आप अगर काम कर रहे हो 12 घंटे, और तो फिर आप भी अपेक्षा करो कि आप 14 घंटे करो या 12 घंटे करो. बट अगर आप काम कर रहे हो 4 घंटे एंड यू फील दे शुड वर्क 18 आवर्स 16 आवर्स, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज बेसिक टेनेंट ऑफ गुड लीडरशिप. सेकेंड इज जो आप बोलते हो वो आपको करना चाहिए. डू वॉट यू से. मतलब बोलना कुछ, कई लोग ऐसे होते हैं, करना कुछ, सोचना कुछ, और फिर एक्चुअली डिलीवर कुछ करना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. गुड लीडर इज वो जो वो बोलता है वो करता है. अगर मैंने बोला कि मेरे को ईमानदारी चाहिए मेरे लोगों से, और मैं खुद ही ईमानदार ना रहूं और उनसे, इज नॉट गोइंग टू हैव टेक प्लेस अगेन. तो आप जो बोलोगे वो आप करोगे. अगर मैंने बोला किसी को कि भाई तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा, तो फिर आपको वो करना है. ऐसे नहीं है कि बोल के आश्वासन देके फिर आप आगे बढ़ गए और उसको यूज कर लिया फिर उसको थ्रो कर दिया. तो दोज थिंग्स यू कैन नॉट डू. मतलब जो आप बोलो वो आप करो. लीड बाय एग्जाम्पल, जो आप दूसरों से अपेक्षा करो उससे ज़्यादा ही आप करके दिखाओ. These two qualities very important. ऐसे otherwise there are many qualities that you should be a good speaker, you should be a good manager, you should be a good organizer. There are many things which make a good leader. But ये दो जो चीज़ें हैं जो लोगों में बहुत कम मैंने देखी हैं, स्पेशली हायर उसमें, because of the pressures or because of the situation, I do not know, but कम हो जाता है. बोलते हैं फिर करते कुछ और हैं, कुछ और अपेक्षा करते हैं, खुद वो तो करना चाहते नहीं हैं. तो ये सब ये दो चीज़ें अगर आप करोगे मेरे विचार में, तो फिर बाकी चीज़ें तो अपने आप इन प्लेस आ जाएंगी. एंड लॉयल्टी टू द पर्सन इज, आप लॉयल्टी जनरेट करनी है बेसिकली. लोगों को आपके प्रति विश्वास होना चाहिए. जब विश्वास होगा तब वो बेस्ट करेंगे, और वो बेस्ट करेंगे तो आपका काम बेस्ट होगा. तो ये एक चेन होती है, इट्स लाइक अ कंटिन्यूम. तो उसके लिए लॉयल्टी जनरेट करने के लिए आपको ये दो पक्ष पे ध्यान देना चाहिए. अदरवाइज ऑल्सो दे मे बी मेनी, बट व्हाट आई थिंक आई हैव टोल्ड यू. So when it comes to decision making, yes, in your opinion, what should be preferred, logic or gut feeling? Logic or gut feeling? I think both.
It is not one or the other. It is both things. But only gut feelings will sometimes be wrong. Only logic will also be sometimes not enough. तो आपको दोनों का हेल्दी मिक्स होना चाहिए. एंड गट फीलिंग तो इज समथिंग विच इज़ वेरी नेबुलस, पर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना. तो इट इज़ समथिंग जिस पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा. कभी कभी होता है दैट यू कैन हैव अ गट फीलिंग एंड मे कम राइट, बट दैट कैन नॉट बी बेसिस ऑफ योर डिसीजन. It has to be more based on logic. But sometimes, of course, you are feeling inside कि ये सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. That also matters. But basically, logic and scientific reasoning and proper understanding of the topic, that is more important. So in terms of, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई केस है और आपके पास ये सिचुएशन होती है कि एक तरफ लॉ पॉइंट है, दूसरी तरफ आपके इमोशंस हैं, तो आप कितना बैलेंस करेंगे दोनों चीज़ों को एक डिसीजन लेने के लिए? लीगल, यू मीन टू से केसेस, अपराध के संबंध में बोल रहे हो आप, किसके संबंध में बोल रहे हो? एक डिसीजन लेने के लिए. डिसीजन में लीगल पॉइंट्स तो कभी कभी नहीं भी होते हैं, बट लॉजिक की बात कर सकते हैं आप. एंड दूसरा क्या बोल रहे थे? इमोशंस. ह्यूमंस आर इमोशनल पीपल, है ना. तो आपकी इमोशंस आपकी डिसीजन को डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं. यू कैनॉट, यू नॉट अ मशीन कि आप इमोशनलेस हो तो आपको जो बिल्कुल जो लिखा है लेटर एंड स्पिरिट में आप करते रहो. ये 100% नहीं हो सकता. होना तो चाहिए यूटोपियन सिचुएशन जैसे बोलते हैं, आइडियल, तो वही होना चाहिए. व्हाट इज देयर यू शुड डू, लॉजिक यू शुड फॉलो. बट इमोशनल, वी आर ऑल इमोशनल ह्यूमंस, तो हमारी इमोशन हमें इफेक्ट नहीं करे ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? तो बट उस इमोशन को यू शुड बी ट्रेन्ड to control. And emotions can be wrong also, है ना. Right emotions very good, है ना. जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया इमोशनल कि भाई मेरे को एक नई चीज़ करनी है, लोगों को नया, बड़ा अच्छा था, गुड फॉर अ गुड पर्पस. सो दैट इमोशन वर्कड एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल. बट आप गलत इमोशंस के साथ करो, फॉर मेनी थिंग्स आर देयर. तो जैसे क्लास बैरियर्स होते हैं, कास्ट बैरियर्स लोग अपने मन में रखते हैं, कई चीज़ें रखते हैं, तो वो गलत हैं. वो इमोशंस ही हैं, बट वो बिल्कुल गलत हैं. वो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हैं, अगेंस्ट ऑल लीगल प्रोविजंस हैं. वो इमोशंस आप नहीं रख सकते और फिर भी आप सफल हो. रखो जिसको रखना है, तो फिर आप गलती करोगे तो उसकी सज़ा आपको कभी ना कभी मिलेगी, या गलती करोगे तो कभी ना कभी आप फंसोगे. बट राइट इमोशंस रखना फॉर गुड थिंग्स, दैट्स गुड इनफ. बट रॉन्ग इमोशंस, इवन इफ यू हैव देम, यू हैव टू ट्राई टू कर्ब देम, कंट्रोल देम. यू मे बी हैविंग इट, आई एम सेइंग यू आर अ ह्यूमन, बट यू कैन नॉट ब्रिंग इट आउट. तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. बट अदरवाइज इमोशंस डू प्ले अ रोल इन योर डिसीजन मेकिंग, विच शुड बी इफ इन द राइट. मैंने बोला ना, सही चीज़ है, बढ़िया है. गलत चीज़ है तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए. आप कर रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो. सर, आपके पुलिस सर्विस के करियर में अभी तक काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन आपको डिसीजन तुरंत लेना पड़ता होगा. हाँ. उस सिनेरियो को देखते हुए. तो सर, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं जी. इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन वेरी गुड, वो तो सही होना चाहिए. डेटा बेस्ड, उसको बोलते हैं डेटा बेस्ड पुलिसिंग, है ना. तो वो डेटा को, बेटर वर्ड इज, देयर मेनी वर्ड्स फॉर इट. डेटा, इट बेसिकली मींस डेटा. तो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग भी बोलते हैं उसको, कि बेस्ड ऑन एविडेंस, कि यहाँ पे मेरे को पेट्रोलिंग करनी है इस थाना क्षेत्र में, तो हॉटस्पॉट्स कौन से हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राइम होता है, तो वो आप पहले आइडेंटिफाई करो फ्रॉम द ओल्ड रिकॉर्ड्स कि किस एरिया में ज़्यादा होता है, वहाँ आप डिप्लॉय ज़्यादा फोर्स करो. तो इट विल बी बेटर पुलिसिंग. दैट्स कॉल्ड एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग. बट दैट मीन्स एविडेंस इज डेटा बेस्ड, नॉट एविडेंस सबूत नहीं, बट बेस्ड ऑन डेटा. तो अगर आप डेटा को यूज़ करके करोगे तब तो सही होगा. बट कभी कभी वो नहीं होता आपके पास इन्फॉर्मेशन. जैसे एक आपके सामने भीड़ खड़ी है एंड दे आर डिमांडिंग समथिंग, उनकी कोई डिमांड है और आप उनसे निगोशिएट कर रहे हो, तो कभी कभी एकदम से वायलेंट हो जाते हैं, पथराव चालू हो जाता है. तो आप इन्फॉर्मेशन का तो वेट कर नहीं सकते. देन यू हैव टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द सिचुएशन टू कंट्रोल इट. एंड एक्शन एंड फोर्स वट एवर शुड बी मिनिमम ऑलवेज, बिकॉज आप अपने लोगों से डील कर रहे हो. इट इज़ नॉट द आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, जैसे कि वो दुश्मन से डील कर रही है. वो दुश्मन नहीं है, वो आपके लोग हैं. तो जितना आपको कम से कम बल प्रयोग करके नियंत्रित कर सकते हो, अगर ऐसी स्थिति बनी, वो ही आपका प्राथमिकता होनी चाहिए. वो उससे ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. तो वो इसीलिए स्टेजेस में आप करते हो फोर्स यूज़. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. द इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी, आपातकालीन, कोई ब्रिज कोलैप्स हो गया, कोई आग लग गई किसी बिल्डिंग में, तो फिर आप क्या करोगे? आप एविडेंस का वेट तो नहीं करोगे, इन्फॉर्मेशन का आपको करना है इमीडिएटली. तब आपकी एक्सपीरियंस एंड आपकी ट्रेनिंग काम आती है. सर,
सर डिसिप्लिन अगर हम एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन तो मैं बोलता हूँ दुनिया में हर चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एस्पिरेंट के लिए तो है ही, बट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अनुशासन इज द बेडरॉक ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट फॉर सक्सेस इज डिसिप्लिन। अगर आप अच्छा, डिसिप्लिन इज नॉट ओनली पुलिस, हमारा डिसिप्लिन जो पुलिस का होता है, मार्च करना, जय हिंद, बाएं मोड़ दाएं मोड़, दैट इज नॉट डिसिप्लिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपके बोलने में भी अनुशासन होना चाहिए, आपके खाने में भी अनुशासन होना चाहिए, सोच भी अनुशासित होनी चाहिए, आपकी कार्रवाई भी एवरीथिंग नीड्स डिसिप्लिन अप्रोच। तो अगर आप वो करोगे तो फॉर एस्पिरेंट डिसिप्लिन मीन्स you should study, you should have a discipline for your studies, you should have a disciplined sleep pattern कि आपको सोना है तो समय 2 घंटे सोना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, खेलना है, जस्ट फॉर प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ बॉडी, यू हैव टू डू इट। मैं 4 से 6 बजे तक खेलता था व्हेन आई वाज इन डूइंग दिस यूपीएससी। 2 घंटे खेलता था, मैं टेनिस खेलता था। एवरीवन हैज हिज ओन वेज ऑफ एक्सरसाइज, तो टेनिस में 2 घंटे खेलता तो खेलना ही था। एंड उसके बाद नहीं, 2 घंटे बाद बंद करना था तो बंद ही करना था, ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे खेलते रहो। तो वो डिसिप्लिन के में अगर आप कुछ करोगे तो आपको सक्सेस भी गारंटीड है, आपको सेटिस्फैक्शन भी गारंटीड है, और आपको सुख भी, मतलब हैप्पीनेस भी गारंटीड है। तो यू हैव टू डू इट इन अ डिसिप्लिन मैनर। वो कभी कभी नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, तब जाके आपकी कभी कमी रह जाती है, आप नहीं आ पाते सर्विस में, आप जो प्रमोशन चाह रहे थे वो नहीं मिल पाता, बिकॉज समवेयर और द अदर आप वो डिसिप्लिन में चूक गए। बोलने का डिसिप्लिन होता है, आपने किसी सीनियर से आपने कुछ गलत बोल दिया जो उसको गलत लग गया, तो वो आपको फिर आपके रिकॉर्ड में इफेक्ट करेगा, एंड ऑल दैट, मेनी थिंग्स। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डिसिप्लिन लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स इज द सक्सेसफुल लाइफ। अदरवाइज खाने में डिसिप्लिन लोग नहीं रखते हैं तो दे बिकम अनहेल्दी, देन सो मेनी थिंग्स, सम पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट, दैट्स इनडिसिप्लिन लाइफ, देन दे बिकम अल्कोहलिक्स, सो ड्रग एडिक्ट्स। तो आपको डिसिप्लिन, आई थिंक, मैं हमेशा कॉलेजों में जाता हूँ, जब भी बच्चों से बात करता हूँ, युवाओं से, तो आई ऑलवेज गिव देम दिस, जो मूल मंत्र है सक्सेस के, दे आस्क, तो फर्स्ट इज आई ऑलवेज से डिसिप्लिन। द सेकंड, इन माय ओपिनियन, आफ्टर डिसिप्लिन कम्स ऑनेस्टी। यू हैव टू हैव एन ऑनेस्ट अप्रोच फॉर एवरीथिंग। ईमानदारी से आपकी नीयत होनी चाहिए, ईमानदार आपके प्रयास होने चाहिए। सेकंड, थर्ड इज रिस्पेक्ट, आदर for your teachers, for your parents, for the system which is there. You have to have respect. There may be something wrong with the system. अपने सिस्टम जो अपने है, एजुकेशन सिस्टम, अपना लीगल सिस्टम, हो सकता है आपको लगे कि कुछ कमियां हैं, वो उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए, उसका आप मांग भी करनी चाहिए, बट फिर भी आपको ओवरऑल सिस्टम का रिस्पेक्ट होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि ये तो सब खराब है, इसको खत्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन एंड ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी, दैट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ, आई बिलीव। सर, ऐसा कहा जाता है कि यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल विद होम यू सराउंड योरसेल्फ। हम हमेशा उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ अक्सर हम वक्त बिताते हैं। सर, आपका भी एवरेज मुझे लगता है, मतलब जो आपके दोस्त होंगे, आपका जो सर्कल होगा, आप जब यूपीएससी की जर्नी में थे, शुरू कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, और उनमें से भी आज काफ़ी सारे लोग अच्छी पोजीशंस में होंगे, कुछ रिजेक्ट भी होंगे, लेकिन वो आज भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? I'd like to share one thing with you that मैं एक बड़ा सोशल पर्सन शुरू से नहीं था, है ना। कॉलेज स्कूल यू हैव फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, बट इतने ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप नहीं था। मैं अपना काम खुद करता हूँ, और अब तो बहुत साल हो गया। आप स्कूल की एग्जाम की बात कर रहे हो, यस, देयर वर 2-3 पीपल जिनके मैं संपर्क में था। इतना कोई बड़ा सर्कल नहीं था। उसमें से एक ही केम इनटू कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस, एक दूसरा है, ही इज नाउ रनिंग द बिगेस्ट कोचिंग नेटवर्क इन आंध्र प्रदेश। गोपाल कृष्णन उनका नाम था, ब्रेन ट्री बोल के उसकी संस्था है। तो 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, बट हमने अकेले दिया। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करी कभी नहीं, मैं तो आई डिड इट ऑन माई ओन। आफ्टर कमिंग टू सर्विस ऑल्सो आई हैव फ्रेंड्स, मतलब इन सर्विस, बट आई हैव लॉट ऑफ पीपल आई नो। आप इंदौर जाओ या जहाँ मैंने काम किया, मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ, लाखों लोग मेरे को जानते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई किसी को मानूँ कि मेरे मिलते रहते हैं, फ्रेंड है, ऐसा कोई नहीं है। मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड मेरी वाइफ है ना। शी इज़ माई वन एंड ओनली एंड बेस्ट फ्रेंड, एंड देन माई 2 sons. They are my 4 of us. That is my world after my job. I have no other interest in anything, going to parties, meeting people. मेरे को तो नहीं है, and my animals.
मेरा एक पेट मेरा डॉग है, हिज नेम इज कोको, ही इज माय एल्डेस्ट मतलब बेस्ट सन, मैं उसको बेटा बोलता हूँ। और मेरी गाय हैं, तो वो भी मेरी फैमिली है। एंड आई हैव गॉट 6 काउज इन द सेंस, बट आई गॉट 4 बुल, उसमें 4 बुल हैं और 2 गाय हैं, एक 1 काउ इज ब्लाइंड, मतलब वो हम सेवा, वो हमारी फैमिली है, उसको नहीं रखा हमने फॉर मिल्क एंड ऑल दैट, वो नहीं है, तो उनके साथ टाइम बिताओ। बट वाइल्ड लाइफ का मेरा बड़ा शौक है, तो आई गो व्हेनेवर आई हैव टाइम आई गो टू द फॉरेस्ट, आई हैव डन रिटन अ बुक ऑन दैट आल्सो, कॉपी द कैमरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे। तो इसका ऐसे करके मेरा दुनिया वही है। एंड आई थिंक हो सकता है किसी की बहुत बड़ा सर्कल हो, वो भी सही है, उनकी मर्जी, अपना अलग अलग पर्सनालिटी होती है, बट मेरी तो वही है। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी वो है, व्हाटएवर। तो इफ समबडी आस्क्स मी फॉर एडवाइस, देन आई विल से कि मेक योर फैमिली योर फ्रेंड, दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड। बाकी वी मस्ट हैव मेनी पीपल, यू नो, यू मस्ट मीट पीपल एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। यू विल नॉट ग्रो एक घर में अंदर घुस के। बट मेरी जॉब ही ऐसी है कि मेरे को वैसे ही हजारों लोग मिलते हैं, लाखों लोग मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आई डोंट नीड टू कीप मीटिंग पीपल आफ्टर माई जॉब का टाइम, है ना। सो माई फैमिली इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर मी एंड दैट्स व्हाट आई विल एडवाइज एवरीवन। सर, यूपीएससी की जर्नी काफ़ी टफ होती है। आपको भी काफ़ी बार रिजेक्शन या फिर फेलियर का सामना करना होगा, किए होंगे आप, मतलब। तो सर, जब आप फेल हुए थे, तब आपके मन में क्या आ रहा था, मतलब यूपीएससी में? जी, यूपीएससी मैं नहीं फेल हुआ कभी यूपीएससी में। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक थी 92nd जी, तो मेरे को आईपीएस मिला था। मेरे से तो वैसे फॉरेन सर्विस मिल रहा था, आईएएस बंद हुआ था 89 पे, तो मेरा 1 मार्क का डिफरेंस था। तो अगर उस समय हमारे सामने जब मैं यूपीएससी दिया, तो एक नियम था कि अगर आप ज्वाइन कर लो ट्रेनिंग आईपीएस एंड ऑल दैट, जो सर्विस मेरे को मिल रही थी, तो फिर आप एग्जाम फिर से नहीं दे सकते। ये नियम 4-5 साल तक चला था। और अगर आप 1 साल छुट्टी ले लो और फिर से एग्जाम देना चाहते तो दे लो, और फिर अगर आप आ गए तो चले जाओ आईएएस एंड हायर सर्विस में, नहीं तो आप आईपीएस ज्वाइन करते हैं बैक सीनियोरिटी के साथ। तो वही मैंने किया। मैं 91 बैच का ऑफिसर हूँ, मैं 92 के साथ ट्रेंड हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल पहली बार में आ गया, फिर मैंने 1 साल छुट्टी ली, बिकॉज मेरे को आईएएस का एम्बिशन था। माय फादर वाज एन आईएएस ऑफिसर। तो अब वो बड़ी लंबी कहानी थी वाई, बट आई इम्प्रूव माई रिटर्न बाय 52 मार्क्स। बट माई इंटरव्यू में एक कहानी है, उसको मैं बहुत टाइम लगेगा, बट मेरी रैंक आई 121 नेक्स्ट टाइम, तो दैट वाज आल्सो आईपीएस। तो आई जॉइंड आईपीएस विद बैक सीनियोरिटी। तो मेरे को फेलियर, इफ दिस इज नॉट फेलियर अकॉर्डिंग टू मी, बट ऐसी मेरे को अनुभव नहीं हुआ। बट यस, उस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत होते हैं, आपको बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारी नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत सारा, यू नो। आई रिमेंबर द इंटरव्यू विच आई गेव सेकंड टाइम, जो मेरे को देना था। दिल्ली में इंटरव्यू था, तो मैं भोपाल से आया दिल्ली, और मेरी मदर भी थी मेरे साथ, तो हम एक जगह में रहे, और मेरे को अदरवाइज आई वाज क्वाइट हैप्पी। मैं अपना सोता होता अच्छे से था, मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही थी, तो बिकॉज आई वाज ऑल थिंकिंग क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब दोस काइंड ऑफ थिंग्स ना। तो अच्छा, इफ यू डोंट रेस्ट प्रॉपर्ली, देन ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू इफेक्ट होगा, दैट्स ऑल, एनीथिंग विल बी इफेक्टेड। तो रात को 3 बजे मैं अपनी मदर के उठाने गया, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। तो देन शी केम, देन शी प्रेस माय, वो करती रही, मेरे को फिर भी नींद नहीं आई। तो यस, जस्ट इमेजिन, मैं शायद 1-2 घंटे सोया होऊंगा एंड में। तो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, इट इज़ अ वेरी बिग, बट यू आर यंग दैट टाइम एंड यू कैन टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ टेंशंस, यू कैन, आप डील कर सकते हो। जैसे एज बढ़ती है ना, तो वो भी मुश्किल हो जाता है, ये स्ट्रेस को डील करना, एंड टेंशंस को, एंड फिजिकल भी करना, और मेंटल स्ट्रेस को भी डील करना। बट एट द यंग एज यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो वो मैंने तो ऐसे बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे आते हैं, और लोगों को उससे स्ट्रांग होना चाहिए और उससे निकलना चाहिए। मैं आ गया हूँ, तो दोनों अटेम्प्ट में आ गया हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, बट लोग सोचेंगे कि आपको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा इसलिए आप बोल रहे हो। बट फिर भी आई कैन ओनली सजेस्ट कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यू शुड हैव दैट मेंटालिटी। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप उसके साथ करोगे प्रयास, तो आप थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा और आप सफलता का चांस ज़्यादा है। अगर आप उसको बहुत बड़ा इशू बना लो और बिल्कुल अपना एवरीथिंग कि यही है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है, तब फिर आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है मेरे ओपिनियन में। तो यू शुड बी अ लिटिल वेरी हार्ड वर्क, बट लिटिल कैजुअल अबाउट इट, कि नॉट दिस देन कुछ और करेंगे। यू यंग पर्सन है, यू हैव होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। So, as you are Director Generals of Prison and Correctional Services, sir, do you think that every criminal can be reformed? Yes, more or less, except the ideologically जो लोग affected criminals होते हैं, means I mean terrorists जो होते हैं, Naxalites जो होते हैं, कुछ serial killers होते हैं जो mentally they have some issues of psychotic and neurotic type of people, उनको अगर आप छोड़ दो, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई क्रिमिनल होगा जो
आप अगर कंसर्टेड प्रयास ना करो तो वो सुधरे ना। हाँ, वन एट ए टाइम कुछ आपने उसको कभी कभी किया, कभी कभी नहीं किया, कभी तो ऐसा करोगे तो शायद ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हार्डन टाइप होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल जैसे आप बोल सकते हो, वो शायद ना सुधर पाए। बट अगर आप किसी को सुधारने का ठान लो कि भाई ये व्यक्ति हैं, इनको मेरे को सुधारना है, तो आप उसको कंसर्टेड जैसे मैंने बोला ना डेली करोगे तो सक्सेस। अब ऐसी कोई फिगर्स तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इंसान होगा जो सुधर नहीं सकता, तो ऐसा कोई क्रिमिनल भी नहीं होगा जो सुधर नहीं सकता, एक्सेप्ट दोज कैटेगरीज विच आई टोल्ड यू। सर ऑल्सो आपके इस डेजिग्नेशन के पहले आपकी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रिवेंट क्राइम एंड टू अरेस्ट पीपल, पर अब जो आपका डेजिग्नेशन है दैट इज आफ्टर द ट्रायल और अंडर ट्रायल पीपल। सर क्या डिफरेंस है दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी? देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस एंड आई फील इट कि आप उस समय हमारा मानसिकता है कि हम अपराधी को पकड़े हैं, जैसे आपने बोला, तो अपराधी तो हमारे लिए अपराधी होता था। अब हम कुछ, मैं देखता हूँ जेलों में जाता हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ, कैदियों से बात करता हूँ, उनके सोच विचार के बारे में जानता हूँ, उनकी समस्याओं सुनता हूँ, तो आई फील बैड इन अ सेंस, क्योंकि लॉट ऑफ देम आर परिस्थिति जन्य जैसे होते हैं ना, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस दे बिकेम, है ना, अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो उसको आपने कुछ मारा तो मर गया, वो आपको सजा हो गई, तो एक्चुअली यू आर नॉट अ क्रिमिनल, यू आर हैव कमिटेड अ क्राइम, बट आप माइंड से तो क्रिमिनल नहीं हो, इट इज जस्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। कभी कोई अपनी हस्बैंड वाइफ को मार देता है, कोई अपने माता पिता के साथ झगड़ा हो जाए, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट इन द जेल, तो आपको उनसे बात करके यू फील bad for them because आप उनकी they are confined to a space and independence has been taken and life imprisonment means 14 years at least and 20 years for जिनका hanging के जिसमें provision वो वाले murder वाले जो होते हैं, तो बहुत लंबा समय होता है और आपको बुरा भी लगता है in a sense, so you feel reformatory which is हमारा ड्यूटी कि उनको फिर रिफॉर्म करो, जो उनको आप दे सकते हो दो, उनको उद्योग में लगाओ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं जेल के अंदर, तो उसमें उनको ऑक्यूपाई करो ताकि वो स्किल सीखें, और उनको आध्यात्मिक धार्मिक टाइप ऑफ प्रवचन कराओ, योगा कराओ, ताकि स्ट्रेस फ्री हो, उनको अच्छे सोच उनकी बने, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपने बोला कि एज अ पुलिस ऑफिसर आई ऑलवेज फेल्ट क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, ही हैज़ टू बी एप्रीहेंडेड एंड पुट बिहाइंड बार्स, एंड देन हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, माननीय न्यायालय हैं, उनको निर्णय लें, अगर क्राइम किया है तो सजा, नहीं तो बरी, बट वो अलग मानसिकता थी। अब एज अ डीजी जेल व्हेन आई गो इनटू द जेल्स एंड सी एंड टॉक टू देम, तो आपको यस आई डू फील समटाइम्स bad for them in the sense that they are criminal, they are offenders by chance, एंड ऑफ कोर्स वो भी हैं, हार्डन क्रिमिनल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। और जैसे हमारी भोपाल में हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, यहाँ पे भोपाल सेंट्रल जेल में, वहाँ पे इस टाइप के लोग रखे जाते हैं जो आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स हैं। सीरियल किलर भी हैं, यहाँ पे एक सीरियल किलिंग करी है, तो इसीलिए उनके लिए तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी सिंपैथी बिकॉज दे डिजर्व व्हाट दे हैव गॉट, बट बाकियों के लिए यस, यू जिनने बाय चांस जो सर्कमस्टेंशियल कारण से क्रिमिनल बन गए या ऑफेंडर बन गए। सर ऐसा और कोई मिसकंसेप्शन जो लोगों को जेल को लेके है जो नहीं होना चाहिए? यस, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, मेरे को भी था बिफोर आई स्टार्टेड, कि जेल विल बी अ प्लेस जहाँ पे बहुत गंदगी होगी, कचरा होगा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगी और बहुत सारा प्रॉब्लम होंगे जो लोग रहते हैं वहाँ पे। बट मैं ये गर्व से अपनी जेलों के बारे में तो बोल सकता हूँ, जो मध्य प्रदेश की जेल है, कि अगर आप किसी जेल का विजिट करें तो आपको लगेगा सबसे साफ़ सुथरी जगह कोई है अगर उस शहर में या कस्बे में, तो वो जेल है। बिकॉज एक तो हमारे पास एक मानसिकता है उसको साफ रखने की, दूसरा हमारे पास लेबर है, वो जो रहते हैं जेल में, वो ही हम साफ करने में यूज़ करते हैं, और बड़े व्यवस्थित साफ सुथरे और बड़े अच्छे जेल परिसर इज़ वेरी क्लीन, contrary to people's belief that must be very dirty. And second, that जेलों में बड़ा अमानवीय व्यवहार होता होगा, लोगों को पिटाई होती होगी, उनके खाना नहीं दिया जाता होगा, whatever गलत धारणाएं भावनाएं जो होती हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। कम्युनिटी लिविंग होती है जेल में, बैरक्स में लोग रहते हैं, एक बैरक में 20 आते हैं, तो दे लिव टुगेदर, एंड उनका एक लॉकअप टाइम होता है, एक लॉकअप खुलता है, फिर दे आर ऑल टुगेदर, बातें करते हैं, घूमते हैं। हम जो उनको, जैसे मैंने बोला, बड़े जेलों में इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो छोटे जेल हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट जेल है, सब जेल, वहाँ भी कम्युनिटी का वो अपना खाना बनाते हैं, अपना बातचीत करते हैं, हम उनके लिए कार्यक्रम करते हैं। सुबह इनकी प्रार्थना होती है, दे स्टार्ट विद प्रेयर, देन दे डू योगा,
इट्स अ वेरी व्यवस्थित लाइफ है और बड़ी अच्छी अमानवीय व्यवहार कुछ नहीं है। एक आध केस जरूर आते हैं उसमें, तो वो तो हर जगह गलत कार्रवाइयाँ कभी कभी हो जाती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेते हैं। नशे का पदार्थ अंदर ले जाने वाले ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं, कार्रवाई होती है, बट इट्स नॉट इनह्यूमन प्लेस कि लोगों को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से अच्छे से जितने सुधारात्मक करके तरीके से हम कर सकते हैं करते हैं। साफ सुथरी परिसर होती है। तो दीज आर द 2-3 थिंग्स विच आर बेसिकली, मेरे को भी ऐसा लगता था कि ऐसी चीज़ें जरूर होंगी, जरूर होता होगा कहीं ना कहीं, बट अब देख के मेरे को समझ आ गया है। तो वो भ्रांतियां लोगों में होंगी तो वो शायद दूर हो जाए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। सर आपके हिसाब से सफलता की असली परिभाषा क्या है आपके पर्सपेक्टिव से? सफलता वो, अब सफलता भी मतलब एक लोगों की नज़रों में होती है सफलता, एक आपकी अपनी नज़र में होती है सफलता, है ना। तो लोगों की नज़र में सफलता का बहुत सारे मापदंड होते हैं कि इसके पास पैसा होना चाहिए और पावर जिसके पास आ गया, जिसके पास पोजीशन बहुत हो गई बड़ी, वो सफल लोग हैं। बट वो तो दूसरों के लिए है सफलता। व्यक्ति के लिए सफलता उसकी खुशी होती है ना। जितने आप छोटे पद पे भी रह सकते हो, छोटी गाड़ी भी चला सकते हो, छोटे घर में भी रह सकते हो, बट आप उस दूसरे व्यक्ति के पास से ज़्यादा खुश हो सकते हो, है ना। तो बेसिकली योर सक्सेस इज योर हैप्पीनेस, नॉट व्हाट अदर्स सी, है ना। I have come here in maybe a big vehicle and I have a very big post, but that doesn't mean I am happier than you. You may be happier than me, है ना। तो दिखने में तो ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत सफल है, ये तो बहुत बड़े अधिकारी, तो he may be he's so happy, but no, you look happy, but you may be। तो इसलिए मैं वो भी बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप सफलता की तलाश जिंदगी में सबसे बड़ी अगर आप चीज़ जिसको आपको तलाश करनी है, तो ना वो पद है, ना वो पैसा है, ना वो प्रतिष्ठा है, वो खुशी है। तो आप खुशी मिल जाएगी ना, तो आपको ये सब ही मिल जाएगा। बट आपको ये सब मिल गया तो जरूरी है आपको खुशी मिल जाए। तो इसीलिए खुशी ढूंढना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और खुशी की भी 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली बात, छोटी चीज़ें आपको हमेशा ज़्यादा खुशी देती हैं बड़ी चीज़ों से। बिग थिंग्स, वो जो छोटी चीज़ होती है जो खुशी देती है ना, तो वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे मैंने तो मेडल्स मेरे को मिल गए, तो ये तो मेरे को खुशी देते ही हैं। जब मेरे को नया मेडल मिले तो आई फील वेरी हैप्पी। बट मेरे को मेरे घर में मेरे छोटे डॉग के साथ खेलने का मौका मिल जाए, मेरे को शायद ज़्यादा खुशी दे वो पल, है ना। तो इट स्मॉलर थिंग्स, जैसे मैंने बोला आप रोड पे चल रहे हो तो आपको धूप में तो आपको एक पेड़ मिल जाए जिसमें छाया मिल जाए, तो उसमें जो आपको खुशी मिलेगी वो आपको बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं मिलेगी, अगर आप उस सोचो तो, है ना। तो छोटी चीज़ में खुशी तलाशो तो यू विल बी हैप्पियर रादर देन बिग थिंग्स कि ये मेरे को ये एक मिल गया तो मेरे को एक और मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वो जैसे मैंने बोला बड़ी गाड़ी, बड़ी वो, दैट डज नॉट गारंटी ऑफ हैप्पीनेस। एंड थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आपकी पूरी ज़िंदगी में, अब नाउ आई एम 58 years old ना, तो आई कैन टेल यू वेरी इजीली दैट बट एंड इट इज, ये सबके लिए सत्य है कि आपकी ज़िंदगी में दुख के पल, कष्ट के पल, मुश्किल के पल हमेशा ज़्यादा होंगे, और सुख के पल, सफलता के पल, हैप्पीनेस के हमेशा कम होते हैं। ऑलवेज लाइक दैट, सबके साथ ऐसा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है मेरे को तो कोई दुखी नहीं है, मेरे को तो कोई कष्ट ही नहीं है, है ना। तो वो पल हमेशा ज़्यादा होंगे। तो वो पल जब आए तो आपको उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। यू शुड बी रेडी, जब वी हो आई विल फेस इट। एंड सेकेंड, जब खुशी के आए तब देन यू शुड एंजॉय इट। देन यू शुड नॉट से कि भाई मेरे को एक प्रमोशन मिल गया अब मैं अगले के लिए लग पड़ूं। वो अलग टाइम है। अभी तो एंजॉय योरसेल्फ। आपको प्रमोशन मिला है तो आप मजा करो, खुशी मनाओ। ये नहीं कि एक है तो अब वो भी ले लूँ मैं, मेरे को इंक्रीमेंट मिल गया तो मैं अब 4 और में ले लूँ, वो तो उसका कम सीमा नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल दैट सक्सेस इज, as you asked question, that success, actual success is your own success, आपके मन में, और वो है कितने आप खुश हो उससे। बट दूसरों के लिए सक्सेस में भी डिफरेंट। As this is our closing question, sir, 20 years from now, if a young IPS officer asks you what you consider your greatest contribution to public service, not the rank you held, but the change you created, what would you hope your answer will be? No, I didn't get the question. If somebody asked me after 20 years, कि हिंदी में बोल दो। What is the greatest contribution? My greatest contribution to the system? Yes, sir. Okay. मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूँ जो मेरे को लगता है, may not be true in other people's eyes, but जो मेरे को लगता है my greatest contribution is that I have done more than my job. Yes, sir. जो मेरा निर्धारित काम था
वो तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया जितना मैं कर सकता हूँ, बट उसके अलावा जो मेरा काम नहीं भी था, पर वो जो पब्लिक के लिए था, पब्लिक गुड के लिए था, वो मैंने बहुत किया। जो मैं नहीं भी करता तो मेरा वो काम, मेरे को, आई एम नॉट पेड फॉर दैट, नीदर इज इट पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, ये आपको करना है, बट आई डिड इट। तो इट गेव मी सेटिस्फैक्शन, अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे साइबर क्राइम का काम, अब वो मेरा कभी भी, मैं साइबर विंग में कभी, डिवीजन में, साइबर सेल में कभी पोस्टेड नहीं था, मैं ना भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पर फिर भी मैं 15 साल से कर रहा हूँ। ऐसे विमेन सिक्योरिटी में मैंने बहुत काम किया है, पर्यावरण रक्षा में किया है, सुसाइड प्रिवेंशन में किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया है, ड्रग्स में किया है, मैंने बहुत सारा काम किया है अदर देन माई जो मेरा निर्धारित कार्य था। तो वो मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि अपना काम तो करो, अच्छे से करो, और अब क्योंकि आई एम इन सीनियर पोजीशन, तो अगर आप उसके अलावा भी करोगे, एक्स्ट्रा करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, आप कहाँ से ले रहे हो वो टाइम? अपने परिवार से ले रहे हो, अपने आप से ले रहे हो, कहीं से तो ले रहे हो, क्योंकि दूसरा काम तो आप कर ही रहे हो जो आपका ऑफिशियल काम है। तो दैट इज़ वेरी फ्यू पीपल डू इट, बट आई वुड बिलीव दैट मेरा बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट जो भी मैंने किया अपने काम से के अलावा किया, जो एक्स्ट्रा किया, वो मेरा सिस्टम के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी खुशहाली के लिए मेरे विचार में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जी सर, thank you so much, sir. Okay. As we conclude today's conversation, I would like to leave you with a thought from Iqbal Sahab. सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों का कारवां और भी है। May these words remind us, no matter how far we have come, there are always new horizons to explore, new lessons to learn, and new dreams to pursue. Thank you for joining us and enlightening us.